वन डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसीज़ आने ही वाली हैं और उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी होगी। तो मैं आज लेकर आई हूँ डी ट्रिपल एस बी नेचुरल साइंस के 2004 के क्वेश्चंस। जो साइंस के क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि पुराने क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन पेपर में, या फिर उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। Which one among the following is a challenge for maintenance of ozone layer? Challenge for maintenance of ozone layer यानी ओजोन लेयर के को मेंटेन करने में कौन सी एक चीज़ है जो चैलेंज क्रिएट करती है, यानी उसको नहीं होने देती है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अब क्योंकि ऑप्शंस में जब कॉम्बिनेशंस होते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना बेस्ट मेथड होगा। एलिमिनेशन मेथड यानी हम ऑप्शंस देखेंगे और कॉम्बिनेशंस को देखकर जो भी ऑप्शन एक लगता है कि वो पॉसिबिलिटी नहीं है या वो एक कॉज नहीं है ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए, तो उसको एलिमिनेट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड यस, मीथेन, बट सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है और ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए। दैट इज़ वाई ये वाला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन। एंड नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड भी रिस्पॉन्सिबल है, बट इसके साथ जो ऑप्शन है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन। दैट इज़ वाई ये वाला ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं नाइट्रोजन गैसेज, कार्बन कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनोक्लोराइड्स। इसमें आपको कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस अपने आप में ही एक ऐसी गैस है जो कि एयर में प्रेजेंट होती है। 78% प्रेजेंट होता है इसका नाइट्रोजन गैस का, एंड नाइट्रोजन गैस इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन। अगेन ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑब्वियसली हमारा आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन में हमें देखना है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। ये सारे ही ऑप्शंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो है फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द लायन टेल्ड मंकी मकाका साइलिनस आर फाउंड ओनली इन। अब इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई किया जा सकता है और ओनली इन लिखने की जगह पे बोला जा सकता है आर एंडेमिक टू, क्योंकि ओनली इन का मतलब है कि ऐसे स्पीशीज़ जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते हैं, उन स्पीशीज़ को एंडेमिक स्पीशीज़ बोलते हैं। तो अब इसमें जो मंकी है मकाका साइलिनस, वो कौन से ऐसा एरिया में मिलता है जहाँ पे सिर्फ वही अवेलेबल है और कहीं किसी भी एरिया में वो नहीं मिलता है, उनको एंडेमिक स्पीशीज़ बोलते हैं। तो ये जो मंकी मकाका साइलिनस हैं ये एंडेमिक हैं कौन से एरिया के? ये हैं वेस्टर्न घाट्स इंक्लूडिंग ट्रावेनकोर एंड मैसूर। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन देखते हैं विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट एक्सप्लेन्स बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन सबसे पहले समझना होगा कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता क्या है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन अ फूड चेन इन सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स। यानी सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स का मतलब है कि जो सबसे बेस में होगा यहाँ से एक्यूमुलेशन स्टार्ट होगा, यानी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे फॉर एग्जांपल इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स फूड चेन में इंक्लूड हो गए और फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे वो इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड इंक्लूड हो गया। अब यही इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड जब दूसरा ऑर्गेनिज्म खाएगा तो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे भी जाएगा, उसके बाद फिर वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे जाएगा एंड सो ऑन, वो इंक्रीज होता जाएगा। तो एक्यूमुलेशन क्या हो रहा है, यहाँ से ये इकट्ठा होता जा रहा है, एक्यूमुलेट होता जा रहा है और टॉप ट्रॉफिक लेवल पे सबसे ज़्यादा अमाउंट उस पॉल्यूटेंट का मिलेगा। तो ये फूड चेन में जब कोई भी पॉल्यूटेंट या कोई भी नॉन डिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस इंक्लूड हो जाता है तो वो एक्यूमुलेट होता जाता है इन सक्सेसिव फूड चेन, सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स। फूड चेन में जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल है, ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल है एंड ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल है। तो टॉप में सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट होता है। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि बेस्ट कौन सा वाला स्टेटमेंट एक्सप्लेन करता है। फर्स्ट स्टेटमेंट है पॉल्यूटेंट्स आर इंक्लूडेड इन टिश्यूज इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन अलोंग द फूड चेन। यानी फूड चेन में कॉन्सेंट्रेशन जो है, पॉल्यूटेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन वो इंक्लूड हो जाता है, वो इंक्रीज होता जाता है। नेक्स्ट है DDT,
DDT is non-biodegradable substance which exhibits बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। DDT क्या है? एक इंसेक्टिसाइड है जो कि डिग्रेड नहीं होता है, और वो अगर इसमें फूड चेन में इंक्लूड हो जाए तो फिर एक्यूमुलेट होता जाता है। ओके, अब DDT है, बिल्कुल सही बात है, बट इसमें कौन सा बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है वो हमें देखना है। फर्स्ट वाला हमने देख लिया, पॉसिबिलिटी है, यस। सेकेंड वाले की भी पॉसिबिलिटी है। डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज एज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज इन नंबर। जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज होते हैं तो डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज होती है। नहीं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में ऑक्सीजन की डिमांड के बारे में कोई बात नहीं की गई है। फोर्थ ऑप्शन है हैवी एक्यूमुलेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन द एनवायरनमेंट ईयर आफ्टर ईयर। नहीं, ईयर आफ्टर ईयर का इसमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में फूड चेन की बात होती है, ईयर्स की बात नहीं होती है, एनवायरनमेंट की बात नहीं होती है। तो इसलिए हमारे ये जो तीन ऑप्शंस हैं, ये वाला ये नहीं होगा। अब हमें पॉसिबिलिटी है इसकी और इसकी, इन दोनों में से कौन सा बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है वो देखने के लिए हम देखेंगे कि फूड चेन कौन से वाले सेंटेंस में आ रहा है। फूड चेन आ रहा है फर्स्ट वाले सेंटेंस में, दैट इज़ वाई हमारा जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। What are the vegetation types found in the west coast of India? अभी आपको पता होना चाहिए कि वेस्ट कोस्ट में कौन सा वेजिटेशन टाइप होता है, तभी इसका करेक्ट आंसर दे पाएंगे। इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन, जिसमें आते हैं एवरग्रीन, एल्पाइन, डेसिडुअस एंड ग्रासलैंड्स। ये चारों टाइप्स वेजिटेशन के टाइप्स हैं जो कि वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में मिलते हैं। ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन अ पॉपुलेशन ऑफ 10,000 पीपल ऑफ विलेज 1500 आर born every year and 500 die every year. What is the growth rate of the village? हमें ग्रोथ रेट फाइंड करनी है। तो ग्रोथ रेट के लिए सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि नेट बर्थ कितनी हो रही है। तो नेट बर्थ कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, जितने बॉर्न हो रहे हैं, कितने बॉर्न हो रहे हैं, 1500 बॉर्न हो रहे हैं। ओके, उसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना होगा, जितने मर रहे हैं, यानी द नंबर ऑफ पीपल विच डाई, तो 500 हो गया। तो 1500 माइनस 500 वुड बी 1000। तो हमें क्या मिल गया, नेट बर्थ रेट मिल गया, नेट बर्थ रेट मिल गया। तो हमें ये पता चल गया कि टोटल कितनों की बर्थ हो रही है, और टोटल नंबर ऑफ़ पीपल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ़ पीपल हैं 10,000। तो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो 3 ज़ीरोज़ से 3 ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे, एंड नीचे क्योंकि एक ज़ीरो है यानी 1/10 आंसर आया है, और 1/10 को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो आंसर 0.1 आता है। अगर आपको ये नहीं पता है, ये नहीं समझ आता है कि डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो मैं आगे और वीडियोज़ जो डालने वाली हूँ आप उसमें चेक कर सकते हैं कि डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो आवर आंसर वुड बी 0.1, और 0.1 मतलब 0.10 एक ही बात होती है। आगे मैं कितने भी ज़ीरोज़ लगा दूं, इसके आगे अगर मैं 4 ज़ीरोज़ भी लगा देती हूँ तभी भी ये 0.1 ही रह जाएगा। ओके, सो दिस इज़ द फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट डेफिनेशन फॉर इकोलॉजिकल निश। इकोलॉजिकल निश मतलब हैबिटेट होता है। निश मतलब जो बेस है, जो फाउंडेशन है। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको समझ आ रहा है, द हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इसी को निश बोलते हैं। यानी एक ऑर्गेनिज्म जहाँ रहता है उसी को इकोलॉजिकल निश बोलते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू प्लासेंटा। अब यहाँ पे हमें प्लासेंटा के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ पे वह फर्स्ट ऑप्शन जो है, एलेंटॉइस एंड कोरियन आर द मैटरनल कंपोनेंट्स ऑफ प्लासेंटा। अब अगर आपको प्लासेंटा के बारे में ही नहीं पता है तो ये आप कैलकुलेट नहीं कर पाए, ये आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एलेंटॉइस और कोरियन क्या हैं, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर है। एम्ब्रियोनिक लेयर है यानी एम्ब्रियो की जो एक्स्ट्रा लेयर होती है उसको एलेंटॉइस और कोरियन बोलते हैं। ये प्लासेंटा के कंपोनेंट्स बिल्कुल भी नहीं हैं, सो दिस इज़ रॉन्ग। सेकेंड आ जाते हैं, फीटल एंड मैटरनल ब्लड डू नॉट मिक्स। यस, ये करेक्ट ऑप्शन है कि फीटल एंड मैटरनल ब्लड यानी दोनों का जो ब्लड होता है वो मिक्स नहीं होता है, वो सेपरेटेड होता है विद द हेल्प ऑफ प्लासेंटा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, फीटल कोरियोनिक विलाई विल सप्लाई ब्लड टू द यूट्रस वॉल। ये गलत है क्योंकि ये यूट्रस वॉल को सप्लाई नहीं करेगा, यूट्रस वॉल से सप्लाई करेगा एम्ब्रियो को। ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है, सब्सटेंसेस कैन नॉट बी डिफ्यूज्ड थ्रू द कोरियोनिक लेयर, कोरियोनिक वॉल।
या विलाई भी बोल सकते हैं। तो ये भी गलत है क्योंकि डिफ्यूजन होता है और डिफ्यूजन प्रोसेस से ही सब्सटेंस जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। ओके, तो अगेन ये भी गलत है। हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करनी थी, तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? फीटल एंड maternal blood do not mix and they are separated with the help of placenta. So second option is the correct option. इसके बारे में ये जो बाकी के ऑप्शंस हैं डिटेल में आप पढ़ लेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आइडेंटिफाई द वन अमंग द फॉलोइंग विच डज नॉट इंडिकेट द करेक्ट फंक्शनिंग ऑफ हार्मोन्स ऑफ द एडिनोहाइपोफिसिस। एडिनोहाइपोफिसिस से जो हार्मोन्स निकलते हैं उनका करेक्ट फंक्शन कौन सा वाला नहीं है। नॉट लिखा है, नॉट पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप गलत कर देंगे। ओके, तो जो नहीं करता है अब देख लेते हैं। GH यानी ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? ग्रोथ में हेल्प करता है, ये करेक्ट ऑप्शन है। LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं एस्ट्रोजन को, ये भी सही है, ये क्योंकि गोनैड्स पे काम करते हैं। FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो होते हैं ये भी गोनैड्स पे काम करते हैं और गोनैड्स को स्टिमुलेट करते हैं। बट यहाँ पे लिखा है स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, तो ये मेमोरी ग्लैंड को बिल्कुल भी नहीं ग्रो करने में हेल्प करते हैं, यहाँ पे ये गलत आंसर है। उसके बाद मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंक्रीज पिगमेंट सिंथेसिस एंड डिस्पर्सल। यस, मेलानिन से ही पता चलता है क्योंकि मेलानिन एक पिगमेंट का नाम है। तो मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो पिगमेंट पे काम करते हैं, पिगमेंट के सिंथेसिस पे काम करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमें गलत ऑप्शन को चूज़ करना था। तो गलत ऑप्शन कौन सा वाला दिख रहा है हमें? FSH वाला, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होते हैं वो मेमोरी ग्लैंड पे काम नहीं करते हैं। दिस इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, करेक्ट ऑप्शन है, बट ऑप्शन करेक्ट है बट आंसर ये वाला गलत है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन रेफर्स टू पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन कैसे कैसे होता है, कौन सा वाला करेक्ट सीक्वेंस है, हमें ये बताना है। तो अगर आपने पहले भी पढ़ा है, 10th में है ये पूरा, तो अगर आपने पहले पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इनिशियली सबसे पहले क्या आ जाता है? वेना केवा आता है, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा। यहीं से आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन 2 करेक्ट है, बाकी सारे एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि वेना केवा सबसे पहले आना चाहिए। उसके बाद ब्लड कहाँ जाता है? राइट एट्रियम में जाता है। उसके बाद फिर पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू यानी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला जाता है, वहाँ पे प्यूरिफाई होता है और प्यूरिफाई होके पल्मोनरी वेंस के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है और लेफ्ट एट्रियम से फिर बाकी के बॉडी पार्ट्स में चला जाता है थ्रू एओर्टा। तो ये पूरा प्रोसेस अगर आप समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सीक्वेंस करेक्ट क्यों है। ओके, सो आवर करेक्ट आंसर इज, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ डाइट रिच इन ऑक्सलेट, lack of adequate water to hold the precipitate material in solution and hyperparathyroidism may cause। ये जो ऑक्सलेट आता है डाइट में और प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर अगर हम इंटेक नहीं कर रहे हैं तो उसमें क्या हो जाता है, कौन सी डिजीज़ हो सकती है, ये क्या कॉज कर सकता है? रिनल फेलियर या नेफ्राइटिस, किडनी स्टोन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन? डेफिनेटली बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, ये किडनी स्टोन कॉज करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, किडनी स्टोन।